हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम करने वाले हैं वो है पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का बीएसटी का। और जो पहला टॉपिक है वो है हमारे चैप्टर 3 से बिजनेस एनवायरनमेंट से पेस्टल एनालिसिस। अब पेस्टल एनालिसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन है, हमारी डेफिनेशन है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल। ये इसकी फुल फॉर्म है, सॉरी, ठीक है, पेस्टल एनालिसिस। तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है आपका कि एक बिजनेस, जो इन्वायरमेंट बिजनेस को इफेक्ट करे, ठीक है। तो पेस्टल में हमारे आ जाते हैं जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स बिजनेसेस अंडरस्टैंड द मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देयर ऑपरेशन। बेसिकली ये फैक्टर्स जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करे। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, पॉलिटिक्स मतलब वही गवर्नमेंट। तो बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, टैक्सेशन पॉलिसीज़। अब जैसे बजट जब आता है तो वो कितना इम्पैक्ट करता है बिजनेसेस को। तो जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो भी गवर्नमेंट है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़, करप्शन लेवल्स, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। फिर हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं, इन्फ्लेशन है, एक्सचेंज रेट्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, कंज्यूमिंग परचेजिंग पावर, ठीक है, कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर होती है। ये सारे हमारे इकोनॉमिक के फैक्टर्स, इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर्स है। जैसे इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, एक्सचेंज रेट्स हो गए, इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रेंड्स हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारे जो होते हैं ये हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। फिर सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, हमारे पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में बेसिकली आपका एज, जेंडर, एजुकेशन, ये सब आता है। फिर कल्चरल ट्रेंड्स हो गए। अब कल्चरल ट्रेंड्स और वैल्यूज़ कितने इफेक्ट करते हैं, अगर जो भी फेस्टिवल आता है तो उसके हिसाब से सेल आती रहती है, कोई कंपनी कुछ ना कुछ ऐसे निकालती रहती है ना, उसके हिसाब से। तो वो बहुत इफेक्ट करता है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। अब जैसे लाइफस्टाइल में कितना चेंज आता है तो उसके हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट को भी चेंज करना पड़ता है। तो ये सारे हमारे सोशल फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। फिर है हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से, इनोवेशन, एडवांसमेंट, ठीक है, कोई नई पॉलिसी आ गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, ऑटोमेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड ई कॉमर्स ग्रोथ, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये सारे हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। फिर आते हैं हमारे लीगल फैक्टर्स। अब लीगल फैक्टर्स क्या क्या है, जैसे लेबर लॉज हो गए, ठीक है, जो भी मतलब लॉ से रिलेटेड हो गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, ठीक है, मेक श्योर कि आपकी बिजनेस जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज को फॉलो करे, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिज़नेस को फॉलो करने के लिए, ठीक है। मतलब बेसिकली लीगल होना चाहिए एक बिज़नेस। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, जो हमारे इन्वायरमेंटल, वह बेसिकली बिज़नेस को ये भी देखना होता है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, तो क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ना करे, सस्टेनेबल हो, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज को फॉलो करे, वेस्ट मैनेजमेंट करे, पॉल्यूशन कंट्रोल करे, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी, जो बिज़नेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कार्बन फुटप्रिंट रेगुलेशन, ठीक है, ये सब हो गए हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बेसिकली अब इम्पॉर्टेंट क्यों है पेस्टल एनालिसिस, हेल्प बिजनेस आइडेंटिफाई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करता है, ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स को समझने में, कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में करता है, पॉलिसी मेकिंग में करता है, लॉज में हेल्प करता है, ठीक है। तो हो गया हमारा पेस्टल एनालिसिस। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है वो है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्लानिंग की डेफिनेशन, प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। बेसिकली प्लानिंग क्या होता है, आप बेसिकली कुछ प्लान बना रहे हो, प्लान बनाना मतलब ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, ठीक है, और ये डिटरमाइन कर रहे हो कि आप कैसे उस चीज़ को अचीव करोगे। गोल्स आपने सेट कर लिए, अब आप उसके लिए बेसिस में क्या आपका क्या मतलब बेसिकली क्या वो रहेगा, कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा उसको अचीव करने में, ये होता है हमारा प्लानिंग, ठीक है। और ये फंडामेंटल फंक्शन है मैनेजमेंट का।
अब हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं प्लानिंग के प्रोसेस में। पहला स्टेप जो होता है वो होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश क्लियर, स्पेसिफिक एंड अचीवेबल गोल्स, ठीक है। आप एक क्लियर, स्पेसिफिक और एक अचीवेबल गोल्स को सेट करोगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी होंगे। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स कैन बी ऑर्गेनाइजेशनल, डिपार्टमेंटल और इंडिविजुअल। अ कंपनी में सेकेंड ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज सेल्स बाय 20% इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, आप कैसे भी गोल सेट कर सकते हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन पे हो, डिपार्टमेंट वाइज। जैसे आप सेल्स डिपार्टमेंट की है कि हम सेल्स को इंक्रीज करेंगे इस बार। मार्केटिंग का है कि हम नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज निकालेंगे। हर एक डिपार्टमेंट के अपना अपना कुछ गोल होगा, या तो किसी इंडिविजुअल पर्सन का भी अपना हो सकता है कि हाँ मुझे इस कंपनी में ये अचीव करना है या ये सब, ठीक है। तो प्लान्स हर उस चीज़ में अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हो गया पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आप पहले गोल को सेट करो, ठीक है। अब अगर वैसे भी रियल लाइफ में भी कोई प्लानिंग करोगे तो आप पहला होगा कि मुझे अचीव क्या करना है, ठीक है। फिर दूसरा होगा डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस रेफर्स टू द अजम्पशन अबाउट फ्यूचर कंडीशन दैट विल अफेक्ट प्लानिंग, ठीक है। अब आप ना बेसिकली क्या करते हो, जब आप गोल सेट करते हो आप ये भी सोचते हो ना आगे जाके क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड कॉम्पिटिटर एक्शंस, इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आप सोचते हो कि हाँ ये सब चीज़ें आगे जाके हो सकती हैं। एग्जाम्पल, अ बिजनेस अज्यूम्स दैट इन्फ्लेशन विल रिमेन स्टेबल वाइल प्लानिंग इट्स बजट, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हो ना, मान लो एक बिजनेस प्लान कर रहा है तो वो अज्यूम करता है अभी जितना इन्फ्लेशन चल रहा है आगे भी उतना ही रहेगा, उसके हिसाब से प्लान करना है, क्योंकि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके हिसाब से अब हम ये नहीं कर सकते कि यार क्या करें, अब जो है वो है, ठीक है। ये सब चीज़ें ठीक है, चलो हमने गोल सेट वो कर लिए, ये भी सोच लिया आगे जाके क्या होगा। तीसरा क्या स्टेप होगा, फिर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। अब आप एक चीज़ पे नहीं टिक सकते, आपको दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। डिफरेंट वेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सप्लोर। टू इंक्रीज सेल्स, अ कंपनी कैन ईदर एक्सपैंड मार्केटिंग एफर्ट्स, इंट्रोड्यूस डिस्काउंट्स और लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब बेसिकली अगर सेल्स को इंक्रीज़ करना है, या तो कोई कंपनी अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाए या डिस्काउंट, या तो नए प्रोडक्ट लॉन्च करें, ठीक है। मतलब बेसिकली ऑल्टरनेट चीज़ों को देख रहे हो कि हाँ क्या क्या कर सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव को इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। ईच ऑल्टरनेटिव इज असेस्ड बेस्ड ऑन कॉस्ट, फिजिबिलिटी, रिस्क एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, ठीक है। अपने ऑल्टरनेटिव सेट कर लिया, अच्छा क्या क्या तरीके हो सकते हैं, अब उनको इवैल्यूएट करना, ठीक है। मतलब किस में बेसिकली आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, कॉस्ट देखोगे आप, ठीक है, रिस्क देखोगे, उससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। इफ़ एक्सपैंडिंग मार्केटिंग इज़ कॉस्टली बट हैज़ हायर रिटर्न इट माइट बी प्रेफर्ड, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ है सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। आपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, उसको इवैल्यूएट करा, फिर क्या नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप उस जो सबसे बेस्ट तरीका होगा ना उसको ही चूज़ करोगे। आफ्टर इवैल्यूएशन द मोस्ट सूटेबल एंड वायबल ऑप्शन इज चूजन। इन सम केसेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स मे बी सेलेक्टेड, ठीक है। फिर होगा इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे, आपने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, अब प्लान को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। द सिलेक्टेड प्लान इज पुट इनटू एक्शन, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, एम्प्लॉयज आर असाइन टास्क एंड नेसेसरी टूल्स आर प्रोवाइडेड। फिर है हमारा फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग। अब ये नहीं कि आपने प्लान एग्जीक्यूट कर लिया उसके आप उसका देखोगे नहीं कि क्या चल रहा है, रेगुलर चेक करना है, ठीक है, कि आपका प्लान ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। इफ़ रिक्वायर मॉडिफिकेशन एंड करेक्टिव एक्शंस आर टेकन, मतलब बेसिकली अब आपने इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत भी तो आ सकती है, अगर आ रही है तो आप उसको करेक्ट करोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये होगा कि आपके स्टेप्स है प्लानिंग के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें लर्न कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की, क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक तो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्लैरिटी देती है आपको प्लानिंग, रिस्क को रिड्यूस करते हैं, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। अब जैसे अगर आप अपना स्टडी प्लान देख लो, अब आपका एक स्टडी प्लान होता है तो आपको एक
वो होता है ना कि हाँ चलो मुझे इतने दिन में अपना इतना सिलेबस ख़त्म करना है, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी होती है। अब आप एकदम से स्टार्ट कर दोगे, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या पढ़ना है ये सब, तो आप टेंशन भी करते रहोगे और कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। तो प्लानिंग से क्या होता है, रिस्क भी कम होता है, अनसर्टेनिटीज भी नहीं रहती, ठीक है, और आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है। और एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट भी होता है। ये नहीं कि आप आधा घंटा बस यही सोचने में लगा रहे हो कि क्या करूँ क्या करूँ, आपके पास पूरा एक प्लान है, उसको देखो और करो बस, ठीक है। प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है, प्लान एंड लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कि अगर एक बार प्लान बन गया तो आपको क्या बोला कि स्ट्रिक्टली आप उसी को फॉलो करो, ठीक है। उसमें आप फंस जाते हो, क्या पता कोई सिचुएशन चेंज हो गई। अब आप वही स्टडी प्लान वाला एग्जाम्पल देख लो, आपने सोचा कि इस टाइम पे पढ़ाई करूँगा, पर इस टाइम पे तो कुछ और काम आ गया और वो काम करना भी ज़रूरी है, तो अब आप क्या करोगे, तो आप फंस गए। तो आप बस वही सोचते रहोगे मैं क्या करूँ। तो थोड़ा रिजिड भी है कि हाँ उसको अब स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। फिर है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कैन मेक बिजनेस मिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, अ कंपनी फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट प्रोडक्शन शेड्यूल में फेल टू एडजस्ट टू सडन मार्केट डिमांड एंड चेंज, ठीक है। अब मान लो आपका कुछ प्रोडक्शन शेड्यूल है, ठीक है, और कुछ मार्केट में चेंज हो गए, बट आप फॉलो वही कर रहे हो क्योंकि आपका वही प्लान था, तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, अब डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं आती, जिस जो इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, मतलब रोज़ नई कुछ चीज़ आ रही है, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है, आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ हो रहा है, तो उसमें आप प्लानिंग क्या करोगे, आपको पता है आज जो प्लान करोगे कल वो हो जाएगा, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई प्लानिंग की। The business environment is constantly changing due to economic shift, government policies, technology, and competition. Plans become ineffective if they don't adapt to these changes. Example, a sudden economic crisis or a new competitor entering the market can disrupt a company's planned strategies. फिर है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ठीक है। प्लानिंग से क्या होता है, क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अब आप क्या हो रहा कि जो आपके मैनेजर ने आपको प्लान दे दिया, अब आप वही फॉलो कर रहे हो, आप अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे, क्योंकि आपके पास एक पूरा ब्लूप्रिंट है। आपके पास अगर शायद से कोई प्लान नहीं होता तो आप अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो कर सकते, बट आपको एक दे दिया है ब्लूप्रिंट, तो आप उसी को फॉलो कर रहे हो। In organizations, planning is usually done by top management and lower level. Employees are expecting to follow it. This restricts innovation and limits employees from coming up with new ideas. वही है कि टॉप मैनेजमेंट ही करता है, एक मैनेजर या पूरी प्लानिंग करेगा, अब आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, ठीक है, भेड़ चाल में चलना। Employees in a company may not suggest improvements because they have to follow fixed plans. फिर हमारा प्लानिंग इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट, ठीक है, बहुत कॉस्ट लग जाती है उसमें, क्योंकि प्लानिंग करने में टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि आपको रिसर्च करनी है। अब ऐसा तो नहीं है आप प्लान बना रहे हो बिना रिसर्च करे बना दोगे। फोरकास्टिंग, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, इसमें बहुत टाइम भी जाता है, पैसे भी जाते हैं और आपके एफर्ट्स भी जाते हैं, ठीक है। अगर प्लान फेल हो गया तो क्या होगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक लिमिटेशन हो गई। फिर है प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वही सेम यही चीज़ है कि क्या है, प्लानिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम जाता है इसमें, डेटा कलेक्शन में, एनालिसिस में, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम जाता है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। फिर है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, वही है फेल होने का डर है, आपका जो सारी मेहनत है प्लान करने में जो थी वो सारी बर्बाद भी जा सकती है, क्योंकि क्या पता कुछ चेंज आ गया मार्केट में, है ना, फिर आप क्या करोगे। तो वही है, आपको कोई सक्सेस नहीं गारंटी कर रहा है कि हाँ ये जो मैंने, अगर आपने जो स्टडी प्लान बनाया है उससे ज़रूरी नहीं आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, वैसे तो आपके आएंगे, बट ज़रूरी तो नहीं है ना, वो आपको एक गारंटी तो नहीं दे रहा। तो वही है, ये इसकी एक लिमिटेशन हो गया। Even with detailed planning, uncertainties and external factors can lead to failure. फिर हमारे टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग भी बहुत टाइप्स के होते हैं। पहले है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग 3 to 5 years or more, focuses on achieving organizational objectives and long term growth, ठीक है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करना, ये टॉप मैनेजमेंट करता है, ठीक है, जो सीईओज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अ कंपनी प्लानिंग
a company planning to expanding to international market over the next 5 years। ठीक है, मतलब बेसिकली ये बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान होता है, ये सिर्फ CEO और डायरेक्टर्स ही बनाते हैं, क्योंकि इसमें ये क्या होता है, आप बिल्कुल आगे 5 साल का प्लान बना रहे हो, तो ये जो आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बिल्कुल CEO वगैरह वगैरह वो बनाएंगे कि हाँ मेरी कंपनी को अब आगे ये करना है, मतलब बेसिकली एक टाइप का। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गई, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। फिर दूसरी हमारी टैक्टिकल इमीडिएट प्लानिंग। ठीक है, मतलब इसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म प्लानिंग, क्योंकि इसमें से 1 to 3 years का होता है। कन्वर्ट स्ट्रेटेजिक प्लान्स इनके स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल लेवल प्लान्स। अब क्या होता है, एक डिपार्टमेंट वाइज पटी होती है। ठीक है, इसको मिडल मैनेजमेंट बनाता है। मिडल मैनेजमेंट कौन आते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंटल के हेड हो गए। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर जो है वो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के प्लान्स बना रहा है, ये सब ऐसे। द मार्केटिंग टीम क्रिएटिंग अ प्लान टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस ओवर द नेक्स्ट 2 years। फिर हमारी ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, या तो वो डेली बेसिस पे होती है या वीकली या मंथली बेसिस पे। डील्स विथ रूटीन एक्टिविटीज एंड स्पेसिफिक टास्क कंडक्टेड बाय लोअर मैनेजमेंट सुपरवाइजर एंड टीम लीडर्स। ठीक है, बेसिकली डे टू डे आपकी होती है, या तो मंथली भी हो सकती है। उसमें जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं ना, जो आपका काम चेक करते हैं कि कैसे कर रहे हो, वो आपको बता सकते हैं कि आज के दिन का आपका ये कोटा है, आपको उसको पूरा करना है। तो ये आपका हो गया ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है। तो बेसिकली आपके ये डे टू डे एक्टिविटीज़ के जो प्लान्स होते हैं वो हो गया आपके ऑपरेशनल प्लान। ठीक है, फिर हमारी प्लानिंग भी, फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है हमारी। ठीक है, बेसिकली ये फाइनेंस को मैनेज करती है, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सब। ग्रोथ प्लानिंग होती है। ठीक है, ये होता है कि ग्रोथ को बिजनेस के, ठीक है, कि मान लो जैसे एक का बिजनेस है, 10 न्यू ब्रांच खोलना चाहता है, ये हो गया हमारी ग्रोथ प्लानिंग। फिर कंटेंजेंसी प्लानिंग, इसमें क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए प्लान करना, क्राइसिस के लिए, इमरजेंसी के लिए। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला वो है दैट इज डेलीगेशन। ठीक है, अब डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर असाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांट्स अथॉरिटी एंड क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ये तीनों जो वो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है इस डेलीगेशन के। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, मैनेजर आपको क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहा है, अथॉरिटी दे रहा है, और एक आपको अकाउंटेबल रख रहा है उस चीज़ के लिए, आपको कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेलीगेशन। डेलीगेशन बेसिकली एक जो मान लो सुपरवाइज़र जो है वो अपने जो सब ऑर्डिनेट है उसको काम दे रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेलीगेशन, अपना काम किसी और से करवाना। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन में क्या हो गया, पहला होता है हमारा अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है, द राइट टू मेक डिसीजंस एंड कमांड सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब बेसिकली जो एक सुपीरियर है उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड कर सकता है। ठीक है, और मतलब बेसिकली उसको राइट दे सकता है डिसीजन लेने का। ठीक है, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी जो है वो हमेशा टॉप टू बॉटम रहती है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। ऐसा नहीं है कि कोई लोअर लेवल का सीधा टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोई काम दे रहा है, ऐसा नहीं होता। तो टॉप टू बॉटम हमेशा अथॉरिटी पास ऑन होती है। ठीक है, अ मैनेजर गिव्स अथॉरिटी टू टीम लीडर टू अप्रूव प्रोजेक्ट डेडलाइंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड टास्क। ठीक है, अब बेसिकली मान लो आपकी टीचर ने आपको कुछ काम दिया, आपकी टीचर ने बोला कि बगल वाली क्लास से चौक लेके आओ। ठीक है, आपको मतलब बेसिकली काम दे दिया, रोज़ सुबह आप जो है बगल वाली क्लास से चौक लेके आओगे। ठीक है, तो आप क्या है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे रोज़ सुबह क्लास में आके सबसे पहले चौक लानी है क्लास के लिए। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप बिकॉज सबऑर्डिनेट्स मस्ट रिपोर्ट बैक टू देयर सीनियर्स। ठीक है, अब आपको रिपोर्ट भी करना होता है, आपको टीचर को बताना होता है कि हाँ मैं ले आया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है अकाउंटेबिलिटी, द आंसरेबिलिटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट फॉर द टास्क असाइन। ठीक है, मतलब बेसिकली अब जो
अगर आपके सुपीरियर का पूरा हक है कि वो आपसे पूछ सकता है कि ये काम हुआ कि नहीं, और आप उसको आंसर करना पड़ेगा। द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज रिमेन्स विद द सुपीरियर हु डेलीगेटेड विद द वर्क। ठीक है, अब ना क्या होता है कि जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, वो हमेशा सुपीरियर की ही होगी। ठीक है, जिसने आपको काम दिया है। इफ़ अ सेल्स एग्जीक्यूटिव फेल्स टू मीट द टारगेट, द सेल्स मैनेजर इज स्टिल अकाउंटेबल फॉर ओवरऑल सेल्स। अब जैसे मान लो किसी मिडिल लेवल ने किसी लोअर लेवल को काम दिया करने के लिए, ठीक है, और वो काम नहीं हुआ, वो गलत हुआ, तो टॉप लेवल का पूरा हक है कि वो मिडिल लेवल वाले जो बंदा था उसको अकाउंटेबल रखे, उसको बोले कि भाई तू क्यों नहीं हुआ काम, तुम्हारी गलती है। क्योंकि टॉप लेवल वाले ने मिडिल लेवल को दिया होगा, मिडिल लेवल ने लोअर लेवल को दिया, तो मिडिल लेवल वाले का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो चेक करे कि हाँ उससे हो रहा है उसके सबऑर्डिनेट से कि नहीं। तब ये रिलेशनशिप क्या होता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में। अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवॉइड मिसयूज और इनएफिशिएंसी। ठीक है, हमें बेसिकली अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल रखना चाहिए ताकि मिसयूज ना हो और इनएफिशिएंसी भी ना हो। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ठीक है, हम ना अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। द मैनेजर रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। जैसे बेसिकली यही जो चीज़ हो गई, मान लो किसी सीईओ ने किसी कोई मैनेजर को बोला ये काम करेगा, और उस मैनेजर ने किसी सबऑर्डिनेट को बोल दिया। अब जो वो सीईओ है वो तो उस मैनेजर को ही पकड़ेगा ना जिसने उसको काम दिया, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसने उसको काम दिया था। ठीक है, तो आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते अकाउंटेबिलिटी को। आप अकाउंटेबल हो उस काम के लिए, आप ये नहीं बोल सकते जाके कि मैंने तो उसको दिया तो उसकी गलती है। अब डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है, वर्कलोड को बहुत रिड्यूस कर लेता है मैनेजर के। ठीक है, क्योंकि एक मैनेजर के पास बहुत सारे काम हैं, वो सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो काम ठीक है ईजी है वो अपने उस काम को दूसरे को दे देगा, तो क्या होगा उसका वर्कलोड भी रिड्यूस हो जाता है। अलाउज मैनेजर टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इंस्टेड ऑफ रूटीन टास्क। एनकरेजेस एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ठीक है, अब जैसे कुछ काम है सबऑर्डिनेट को मिला, तो उसको भी ना अच्छा लगता है कि हाँ मुझे इतना इम्पोर्टेंट काम मिला, मैनेजर का काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसको एक एक्सपीरियंस भी मिलता है। Employees gain experience, confidence, improving their skills and preparing them for leadership roles. ठीक है, उनको मतलब बेसिकली आगे के लिए बहुत हेल्प मिलती है। Improves efficiency and productivity. ठीक है, delegation ensures faster decision making at lower levels, leading to better efficiency. ठीक है, मतलब बेसिकली अब स्मार्टली वर्कलोड को डिवाइड करने से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, मोटिवेट एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलती है, उसको एक अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो, तो एम्प्लॉय को अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है मुझे भी मुझे भी कुछ समझते हैं, ऐसी वाली फीलिंग। ठीक है, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। ग्रोथ में हेल्प करता है, वही है, उसको एक्सपीरियंस मिलता है। मैनेजर्स कैन हैंडल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क अमंग एम्प्लॉयज़। वही है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए सारा काम मैनेजर नहीं कर सकता, तो वो क्या होता है कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। फिर बेटर कोऑर्डिनेशन रहती है, क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब बैरियर्स क्या होता है कि इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए। ठीक है, मैनेजर्स की साइड से क्या होता है, एक तो कंट्रोल लूज होने के फेयर रहता है, क्योंकि मैनेजर्स हेजिटेट टू डेलीगेट एज दे फेयर लूजिंग अथॉरिटी। ठीक है, उनको डर लगता है कि मेरी अथॉरिटी ना कहीं चले जाए, मैं कहीं ये काम दे दूँ, कहीं वो जो टॉप लेवल वो उसको लगे कि वाह यार ये काम तो इससे ज़्यादा ये अच्छा कर रहे हैं, तो उनको डर लगता है कि मेरी अथॉरिटी ना चले जाए। लैक ऑफ ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट्स। अब आप अपना काम जब किसी और को करने को देते हो, आपको ट्रस्ट नहीं रहता। आप शायद से 99% ट्रस्ट कर सकते हो, बट एक 1% वो भी रहता है कि नहीं यार इससे काम वो हुआ कि नहीं हुआ तो। ठीक है, क्योंकि आधा एंगल मुझे ही पकड़ा जाएगा ना अगर वो काम नहीं हुआ तो एक लैक ऑफ ट्रस्ट रहता है। ठीक है, फिर इनसिक्योरिटी भी रहती है, मैनेजर में फील थ्रेटेंड इफ सबऑर्डिनेट्स परफॉर्म बेटर देन देम। ठीक है, वही है कि मैंने आपको बताया, बहुत इनसिक्योरिटी भी रहती है कि मैनेजर्स को लगा रही है यार मेरे से अच्छा काम कर रहा है ये, इसको मेरी पोस्ट ना मिल जाए। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर डूइंग वर्क देमसेल्व्स। ठीक है, वो वही प्रेफर करते हैं कि मैं खुद ही कर लूँ, क्यों मैं दूसरे से क्यों करवाऊँ, मुझे अपना काम खुद अच्छा लगता है ना। अब सबऑर्डिनेट की साइड से क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ क्या, अगर कुछ गलत हो गया तो फेयर ऑफ फेलियर। फिर फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, उसको डर लगे रहेगा कि यार
सबऑर्डिनेट्स में अवॉइड डेलीगेशन टू एस्केप ब्लेम इफ थिंग्स गो रॉन्ग। ठीक है, क्या होता है कि सबऑर्डिनेट्स ना अवॉइड करते हैं डेलीगेशन को, क्योंकि उन पे ब्लेम ना जाए अगर चीज़ें खराब हो गई तो। वर्क का ओवरलोड, एम्प्लॉयज़ मे रेजिस्ट डेलीगेशन इफ दे ऑलरेडी हैव टू मच वर्क। वही है कि मना कर दे कि नहीं ऑलरेडी सर आई हैव सो मच वर्क, मैं आपका काम क्यों करूँ, है ना। फिर लैक ऑफ इंसेंटिव्स, इफ देयर आर नो रिवॉर्ड्स फॉर हैंडिंग एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ में नॉट बी मोटिवेटेड। वही है कि अगर मतलब यही चीज़ लगेगी ना, यार ये तो मेरे से अपना काम करवा रहा है तो इसका काम है, और मुझे इसके बदले में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्यों करूँ, है ना। तो वो वाली फीलिंग भी रहती है। तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। अथॉरिटी बेसिकली होता है राइट टू मेक डिसीजन। ठीक है, अगर आपके सुपीरियर ने आपको कुछ काम दे दिया तो आपके पास पूरा हक है कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, कोई भी नहीं, मतलब उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपकी ऑब्लिगेशन है उस काम को ख़त्म करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी क्या है, एक आंसरेबिलिटी रहती है, जो आपको टास्क असाइन नहीं हो उसके लिए आप आंसरेबल हो। ठीक है, अथॉरिटी जो है वो टॉप टू बॉटम रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप जाती है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने टॉप लेवल्स पे के लिए। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी भी बॉटम टू टॉप होती है, क्योंकि आप अकाउंटेबल हो, ठीक है, अपने टॉप लेवल्स के लिए। फिर डेलीगेशन पॉसिबल क्या होती है अथॉरिटी में, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहती है। वो अकाउंटेबिलिटी अभी हमने पढ़ा था कि आप अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको टॉप लेवल ने कुछ काम दिया तो आप ये नहीं कि आप उसको अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट कर दें कि नहीं सर मैं तो उसको अपना काम दे दिया था तो आप इसको पकड़ो। नहीं, आपको पकड़ा जाएगा अगर आपको वो दिया हुआ था वो काम। फिर एग्जाम्पल, मैनेजर्स गिव अथॉरिटी टू managers give authority to, employees is responsible for and employees is accountable for। ठीक है, मैनेजर जो होते हैं वो अथॉरिटी देते हैं, एम्प्लॉयज जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एम्प्लॉय जो होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, फिर है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है हमारा, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। डिसेंट्रलाइजेशन पे होता क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टू लोअर लेवल्स। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली एक सिस्टमैटिक डेलीगेशन है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का, जो हायर लेवल के मैनेजमेंट से लोअर लेवल में जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली हम इंश्योर करें कि अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे डिफरेंट लेवल्स में ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप काम ना बांट रहे हो। ठीक है, डेलीगेशन में क्या होता है आप अपना काम दे रहे हो किसी में, बट आप डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है सिस्टमैटिकली काम बांट रहे हो सारे डिपार्टमेंट पे, या टॉप टू मिडल लोअर में, ऐसे में। ठीक है, फिर फीचर्स क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन के, डेलीगेशन एट ऑल लेवल्स, अथॉरिटी इज ट्रांसफर टू मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप सारे लेवल्स पे एक डेलीगेशन होगी। ठीक है, अथॉरिटी जो होती है वो मिडल में भी जाती है और लोअर में भी जाती है। more decision making power, subordinates can make decision without constant approval from top management। इसमें क्या होता है कि आप constantly आपको अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि आपको वो काम दिया गया हुआ है। ठीक है, बेसिकली जो डेलीगेशन होता है उसमें तो अपना काम मैनेजर आपको दे रहा है करने के लिए, बट इसमें तो आपको वो काम दिया गया है लाइक सिस्टमैटिकली कि आपका ही काम है ये। रिड्यूसेस द बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट का बर्डन बहुत रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स टॉप मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम तो कर नहीं सकती, तो अपना काम जो होते हैं वो बांट देते हैं सिस्टमैटिकली। ठीक है, ताकि वो फोकस कर सके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। increases flexibility and efficiency, decision are made faster as they don't have to go through multiple levels। ठीक है, बेसिकली इसमें ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें आपको बार बार किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको वो अथॉरिटी ऑलरेडी दे चुके हैं कि हाँ आपको ये करना ही है, तो आपको बार बार अपने सुपीरियर से वो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंकरेजेस एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूविंग देयर लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की जो होती है ग्रोथ होती है, एम्प्लॉय
एम्प्लॉय ग्रोथ होती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन कैन बी टेकन एट डिफरेंट लेवल्स विदाउट वेटिंग फॉर अप्रूवल, रिड्यूस वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट का वर्कलोड कम हो जाता है, मोटिवेट एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ फील्स एम्पावर्ड एंड टेक मोर इनिशिएटिव, इनोवेशन को इंकरेज करता है, ठीक है। इनोवेशन मतलब थिंक डिफरेंटली, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस कैन एक्सपेरिमेंट विथ न्यू आइडियाज़। फिर बेटर अडेप्टेबिलिटी है, लोकल ब्रांचेस और डिपार्टमेंट अपने डिसीजंस ले सकते हैं स्पेसिफिक नीड्स में। फिर डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, ठीक है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब डिफरेंट यूनिट्स मेक एक डिसीजन दैट आर नॉट अलाइन विद कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है, अब सबके पास एक अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई ना कोई अलाइन नहीं कर रहा है सबका वो, और बहुत ही केओस हो गया। फिर कोऑर्डिनेशन के इशू वही हो गया कि टू मच इंडिपेंडेंस कैन लीड टू कम्युनिकेशन गैप्स, रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी आपको दे दी और आप उसका मिसयूज कर रहे हो, सम मैनेजर्स मेक डिसीजन दैट आर नॉट इन द कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट, ये ठीक है। फिर हमारा है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर ग्रुप एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक जॉब रोल्स और फंक्शंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप एम्प्लॉय को बेसिकली उस चीज़ में बांट लो कि उनका क्या स्पेसिफिक जॉब रोल है, ठीक है, उनके फंक्शंस क्या है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड एरिया, ठीक है। मतलब बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काम को बांटा जाता है एक स्पेशलाइज्ड एरिया में, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है, ठीक है। तो यही हो गया, डिपार्टमेंट आर बेस्ड ऑन फंक्शंस, ये सब। ईच डिपार्टमेंट हैज स्पेशलिस्ट हैंडलिंग स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट जो भी बंदे होते हैं ना, उनका वो काम होता है, वो उसमें प्रोफेशनल होता है। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद ईच फंक्शन, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, हर एक फंक्शन में अथॉरिटी टॉप टू बॉटम रहता है। अब हर एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होता है, ठीक है, उसके नीचे कोई आता है, ये सब। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट इज एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। अब हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट चाहे अलग अलग हो, काम तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं ना, तो उनका भी आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया, CEO, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल। अब एडवांटेजेस क्या है स्पेशलाइजेशन के, ईच फंक्शन हैज़ एक्सपर्ट्स, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक एक्सपर्ट्स रहते हैं, ठीक है। क्लैरिटी रहती है रोल्स में, उनको पता है उनका काम क्या करना है उनको। कोऑर्डिनेशन रहता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, क्योंकि सिमिलर टास्क को आपने ग्रुप कर लिया, ठीक है। एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। डिसएडवांटेजेस क्या हो गया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रह सकता है, ठीक है, डिस्पैरिटीज़ हो रही हैं, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी है, आप मार्केटिंग के चेंजेस को अडैप्ट नहीं कर पाओगे। फिर डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, अ डिविजनल स्ट्रक्चर इज वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू सेल्फ कंटेन्ड डिविजन्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, ज्योग्राफी और कस्टमर। ईच डिविजन ऑपरेट्स लाइक अ सेपरेट बिजनेस यूनिट, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि हम एक वो बना देते हैं, ठीक है, डिविजन्स हो गए, ठीक है, और हर एक डिवीजन का ना बेसिकली वो ऐसे ऑपरेट कर रहा है, वो सेपरेट बिजनेस यूनिट हो, ठीक है। वो बेस्ड हो सकता है प्रोडक्ट्स पे, ज्योग्राफी पे, कस्टमर्स पे, ठीक है, हो गया। फिर ईच डिवीजन हर एक डिवीजन का एक एक डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, क्योंकि वो सेपरेट बिजनेस है, ठीक है। डिवीजन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन प्रॉफिट। अब डिवीजन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ठीक है, उनका एक दूसरे से लेना देना कुछ नहीं होता, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनका अपना जो भी है। कॉमन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर द मल्टीपल प्रोडक्ट्स और ऑपरेशन, मतलब बेसिकली आपने देखा होगा एक जैसे PNG है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है। अब जो बहुत सारे प्रोडक्ट है उनके, जैसे मान लो पैंटीन है वगैरह, ये सब वो अपने उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो पूरे ये नहीं कि PNG के सारे प्रोडक्ट्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस क्या हो गई, ये फोकस करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में, मार्केट में, ठीक है। ईच डिविजन फोकसेस ऑन इट्स ओन प्रोडक्ट और कस्टमर, ठीक है। मतलब बेसिकली अपना जो
उसमें डिवीज़न है उसमें उसी में फोकस करना, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी बेटर रहती है क्योंकि हर एक डिवीज़न जो है रिस्पॉन्सिबल है अपने लिए, ठीक है। फास्ट का डिसीजन मेकिंग होते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। इनोवेशन को इंकरेज करता है, ठीक है। न्यू स्ट्रैटेजीज आ रही हैं ये सब। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो गई, हायर कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि हर एक डिवीज़न को अपना एक डिपार्टमेंट चाहिए, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं उसमें, ठीक है। एफर्ट्स जो होता है वो डुप्लीकेट हो सकते हैं क्योंकि अब डिवीज़न जो है वो अलग से काम कर रहे हैं, उनका कुछ एक दूसरे से लेना देना, तो डुप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं डिविजन्स में, ठीक है। क्या पता वो compete करे एक दूसरे से rather than cooperate, ठीक है। अब कंपैरिजन क्या है फंक्शन लॉज का, बेसिस ऑफ ग्रुपिंग क्या रहती है फंक्शन की, ठीक है। जैसे मान लो HR, मार्केटिंग, ये सारा डिपार्टमेंटल वाइज। इसमें क्या होता है प्रोडक्ट्स के बीच में अभी और कस्टमर्स के, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो होता है वो टॉप लेवल करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है डिसेंट्रलाइज एट डिविजनल लेवल, मतलब बेसिकली डिवीजन पे होता है। फोकसेस ऑन एक्सपर्टीज इन ईच फंक्शन, ये हर एक फंक्शन के एक्सपर्टीज पे फोकस करता है, ठीक है। ये फोकस करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और मार्केट में, ठीक है। ये कम होते हैं, कॉस्ट इसका लो होता है, ठीक है। हायर कॉस्ट होता है क्योंकि हर एक डिवीजन का अपना एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड एडैप्टिव होता है। अ कंपनी विद सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन, अ कंपनी विद सेपरेट डिवीजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ एंड FMCG, ठीक है। That's it guys, thank you so much. Please like this video and